बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने बिज़नेस लॉ को स्टार्ट कर लिया है जी, और चैप्टर नंबर 2 से आगाज़ हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। पेपर का पैटर्न देखते हुए, कुछ छोटी छोटी बुनियादी बातें समझते हुए, हमने यहाँ से इस एक एग्ज़ाम्पल से अपने इस कॉन्सेप्ट का आगाज़ किया था। क्या कॉन्सेप्ट था जी कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जो बंदा उस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा? ऑफरर या प्रोमिजर। ठीक है ना। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। और जिस पर्सन को ये ऑफर करवाई जाएगी उसको हम क्या कह रहे थे? ऑफरी कह रहे थे। और उसको डिफाइन कैसे किया था? पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। और जिस चीज के बारे में ऑफर करवाई जा रही है उसको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर कह रहे थे। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन? तो सामने वाले ने जवाब दिया यस आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर ₹10 मिलियन। अब जाहिर है ऐसे तो रियल लाइफ में ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि मैंने कहा होगा जी 10 मिलियन का घर लेना, उसने कहा जी बिल्कुल लेना है। कहीं दरमियान में कोई बार्गेनिंग भी हुई होगी, कहीं कुछ और भी हुआ होगा, लेकिन हम ये वो आखिरी जुमले से पकड़ रहे हैं इसको। ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये बात हमें समझ में आएगी। अच्छा जनाब, फिर हमने एक ये वाली एग्जांपल ली और एक कल एग्जांपल हमने ले ली रमला और कमला वाली। एक एग्जांपल कामरान और नोमान वाली एग्जांपल हमने इसलिए ड्राफ्ट की कि हमें समझ आए कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, कोई ऑफर करवा रहे होंगे, तो ऑफर दो तरह की हो सकती है, या टू डू समथिंग या फिर नॉट टू डू समथिंग। तो टू डू समथिंग के लिए हमारे माइंड में ये बात आ जाए और नॉट टू डू समथिंग के लिए हमारे ध्यान में ये बात आ जाए, इसलिए हम इस तरह लेकर चल रहे थे। तो फिर हमने यहीं से असल में डिफाइन कर लिया था किसको? ऑफर को, कि ऑफर किसे कहते हैं। क्या जी? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग to obtain assent of the other person, he is making an offer। तो हमें ऑफर की बात समझ आ गई। फिर हम थोड़ा और आगे चले तो हमने लॉ की 3 फेजेस को एक्सप्लेन कर लिया। एक शख्स ने प्रपोजल करवाई, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, दरमियान में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो काम हुआ है इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोमिस हो गया। अगर प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो जाए, एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन भी आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट। असल में तो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम बड़ा ही बारीक बीनी से देखें तो हम इन 3 के नाम अलग अलग रख रहे हैं, प्रोमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आमतौर पर हम इस वाली बात को इतना बारीकी से नहीं भी देखते, बल्कि इन 2 के दरमियान डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि क्या ये एनफोर्सेबल बाई लॉ है या एनफोर्सेबल बाई लॉ नहीं है। लेकिन अगर हम रियल सेंस में देखें तो ये 3 बातें अलग अलग हमें समझ आनी चाहिए थी। फिर हम और आगे चले और थोड़ा सा हमने देखा कि एनफोर्सेबिलिटी को भी कल हमने देखा कि इम्पॉसिबल अगर बातों के बारे में बात हो रही है तो ये कोई बात नहीं है, इलीगल भी नहीं है। हाँ, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन। फिर हमने अपने एग्रीमेंट्स को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक क्या जी? सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस नेचर के, सोशल, डोमेस्टिक और रिलीजियस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कहता है ये वाली बातों में अगर आप सारी बातें पूरी भी कर लें तो आमतौर पर लॉ अज्यूम करता है कि ये जो 2 लोग इस तरह की बात कर रहे हैं इनकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है। ये जो हम कह रहे हैं, मैं लफ्ज़ कल भी बोलता रहा, आम तौर पर इसे हम कहते हैं लॉ की प्रिजम्पशन है। क्या कहते हैं? लॉ की प्रिजम्पशन है, या जैसे आप साइंस में कह देते हैं ये हमारी एजम्पशन है। न्यूटन ने कवानीन दिए तो उसने अज्यूम कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर जो मैं बात कह रहा हूं वो ठीक है। ठीक है ना। तो ये लॉ की प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन का मतलब है लॉ ने पहले ही ये बात अज्यूम कर ली है। क्या अज्यूम कर ली है? कि अगर सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस नेचर में ये वाज़े तौर पे ना बताया जाए कि इंटेंशन है कि नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि इंटेंशन नहीं है, इल्ला ये कि बता दिया जाए कि इंटेंशन है।
बात समझ आ गई ना? फिर उसने कहा यार ये 3 वाली बातें निकाल देना, बाकी सारी जो ट्रांजैक्शन है उनका नाम क्या रख दिया? वो कहता है यहां क्या उसूल है? वो कहता है हमारी प्रिजम्पशन है कि जब भी 2 लोग ये बात कर रहे हैं तो उनकी इंटेंशन है, और अगर इंटेंशन नहीं है तो स्पेसिफिकली बता दिया जाए, उसको वहां पढ़ा जाए अगर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है तो। और अगर लिखा हुआ नहीं है तो जब हम बोल रहे थे तो क्या ये बात हमने बोली है कि भाई हम लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट कर रहे, भले कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। आप घर बेच रहे हैं, सामने वाले को आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है हमारी बात तय होगी, लेकिन ये हमारा लीगल रिलेशन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपनी बात से डेविएट किए तो मैं अदालत नहीं जाऊंगा, अगर मैं अपनी बात से डेविएट कर गया तो आप अदालत नहीं जाएंगे। ये वाला रिलेशन नहीं हम क्रिएट कर रहे। लेकिन अगर ये बात स्पेसिफिकली बोली नहीं जा रही है तो लॉ क्या कह रहा है? ये लीगल रिलेशन ही क्रिएट हो रहा है। अगर एक पार्टी अपनी बात पूरी नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी को इख्तियार है कि वो क्या करे? अदालत में चला जाए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अभी हम पढ़कर आए ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फिर हमने इसको थोड़ा और डिफाइन ऐसे कर लिया, ठीक है ना, लेकिन यहां हमने उस बात का ख्याल नहीं रखा, यहां हमने प्रॉमिस को नहीं देखा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और उसके दरमियान, एग्रीमेंट के दरमियान बात कर ली। अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं। अब जाहिर है अभी हमने कहा एक आदमी प्रपोजल देगा, दूसरा आदमी उसको एक्सेप्ट करेगा, तो फिर क्या क्रिएट हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा। और अगर उसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हुई और अगर इंटेंशन भी इन्वॉल्व हुई तो कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉर्मली 99% तो हम कहां पहुंचा करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि हम तो पढ़ भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही रहे ना। काइंड्स ऑफ ऑफर, कहते अगर हमने ऑफर की काइंड्स बनानी हो ना तो हमें 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक हाउ ऑफर वॉज मेड, या दूसरा तरीका टू होम ऑफर वॉज मेड। हाउ मेड का मतलब क्या हुआ? ऑफर 2 तरह की हो सकती है, या तो एक्सप्रेस ऑफर या इम्प्लाइड ऑफर। और इधर क्या बातें आ गई? या जर्नल ऑफर या स्पेसिफिक। इसका मतलब है अब हम इन 4 बातों को समझना चाह रहे हैं कि ये 4 बातें क्या हैं, ठीक है ना। कि यार एक्सप्रेस ऑफर का क्या मतलब है, इम्प्लाइड ऑफर का क्या मतलब है, या दूसरे तरीके से कैटेगराइज करने चाहें तो कैसे, जर्नल ऑफर क्या है और स्पेसिफिक ऑफर क्या है। हाउ मेड के अगर एंगल से देखें तो एक्सप्रेस ऑफर, if proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express। वो कह रहे जब ऑफर करवाई गई है ना तो उस शख्स ने अल्फाज का इस्तेमाल किया है, एक्सप्रेस इन वर्ड्स, अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? एक्सप्रेस ऑफर। अब अल्फाज का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? लिखकर भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है, ठीक है ना। मसलन वो जो पहली हमने कामरान वाली एग्जांपल दी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। फर्ज किया ये दोनों लोग वॉक कर रहे थे, उसने वॉक करते करते कहा यार विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो कौन सी ऑफर हो गई? एक्सप्रेस ऑफर हो गई। या हो सकता है वो इसका हमसाया, उसने उसे व्हाट्सएप किया हो कि यार विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो ये कौन सी ऑफर हो गई? एक्सप्रेस। इसका मतलब है हमें आज ये बात पता चली कि जब हम कहते हैं ना हमारा एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आम इंसान के ध्यान में आता है कि कोई रिटर्न बात हो गई है। नहीं, लॉ की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कोई लिखा हुआ एग्रीमेंट हो वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कल को अगर कोई इख्तलाफ क्रिएट होगा तो लिखी हुई बात से देख लेंगे यार हमने आपस में क्या एग्री किया था। या हमें हमारा जो रिलीजियस कंटेंट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मुआहदा करो तो लिख लिया करो, जब कोई मामला करो तो लिख लिया करो। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट करें तो लिखें? मेरा आपका कोई वर्बली कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अब आप पूरा नहीं कर रहे तो क्या मैं अदालत नहीं जा सकता? जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस ऑफर के जरिए से आया वो भी उतना ही वैलिड है, भले वो लिख कर आया भले वो बोल कर आया, ठीक है ना।
वो अलग, उसके ऊपर अभी बात करेंगे, अभी करेंगे उसके ऊपर। इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। इसके मुकाबले में implied ऑफर। If the proposal or acceptance is made otherwise than in word, the promise is said to be, वो कहता है ऑफर आपने करवाई है, सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर ली है, लेकिन ना आप बोले हैं ना आपने लिख कर बात की है, तो फिर कैसे बात की है? इशारों से, इशारों से, किसी के थ्रू तो बोल के ही होगी। वो तो मैं बात करूं या मेरा कोई एजेंट बात करे, वो तो एक ही बात होगी। वो भी एडवर्टीजमेंट लिखी हुई, इशारों के थ्रू। शरीफ आदमी तो इशारे नहीं करता। अच्छा, इसका मतलब है जेस्चर के थ्रू, इशारों के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू। मतलब आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, तो वहां वो कुली खड़ा हुआ था, उसने आके आपकी ट्रॉली पकड़ ली और आपने ट्रॉली को छोड़ दिया। उसका ट्रॉली पकड़ने का क्या मतलब था? वो ऑफर करवा रहा था कि यार मैं आपका लगेज कैरी कर लूं, और आपका ट्रॉली को छोड़ देना क्या था? एक्सेप्टेंस थी कि अच्छा भाई आप ले चलो। अल्फाज का कोई इस्तेमाल हुआ? कोई इस्तेमाल। आप बस स्टॉप पे खड़े हुए थे और एक ऑटो वाला आ रहा था, उसने ऑटो को स्लो किया, आप बैठ गए और आपने कहा यार फलां जगह चलिए। उसका स्लो करना क्या था? ऑफर था। आपका बैठ जाना क्या था? एक्सेप्टेंस था। तो जरूरी नहीं, अभी तो हम कह रहे थे ना कि लिखा होना नहीं, बाज दफा सिचुएशन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही सॉलिड है, इसमें तो अल्फाज भी नहीं आए हैं। दिस इज कॉल्ड, अब ऑफर इंप्लॉयड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी इंप्लॉयड हो सकती है, बिल्कुल वैलिड हो गया, कोई मसला नहीं है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जहां पे ऑफर इंप्लॉयड आ जाएगी। ये जो हमारे इस तरह के रोड्स है ना, जिसके साथ कोई पेट्रोल पंप और इस तरह की चीज, जैसे नहर वाला रोड है अमूमन, या ये जो शौकत खानम रोड है, और बहुत सारे ऐसे रोड है, यहां कोई गाड़ी खराब हो जाए, कोई गाड़ी पंक्चर हो जाए, तो पेट्रोल पंप तो नहीं है, तो यहां कुछ लोग अपना रोजगार ऐसे तलाश कर रहे होते, वो यहीं फिरते रहते हैं। आपकी गाड़ी पंक्चर होगी तो 2-3 मिनट में आपके पास एक बंदा आ जाएगा, या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, 2-4-5 मिनट में एक बंदा आके आ जाएगा। ये बेचारे यहीं अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, ये यही दुआ कर रहे हैं कि किसी की गाड़ी यहां खराब हो जाए, और वो आएगा, वो आके, अब हो सकता है आप उससे प्रॉपर बार्गेनिंग करें, हाँ भाई बताओ कितने पैसे लोगे, क्या करोगे, और एक है कि आप उस वक्त तो फंसे होंगे, आपको शुक्र है कोई फरिश्ता ही आया, तो आप उससे काम करवा लोगे। उसका आना इम्प्लाइड ऑफर थी, आपका उसको अलाउ कर देना इम्प्लाइड ऑफर थी, ठीक है ना। तो ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लॉयड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब है वर्ड स्पोकन और रिटन, वर्ड स्पोकन, और जैसे ये वाली जो हमारी एग्जांपल थी, ये एक्सप्रेस ऑफर की एग्जांपल थी, क्योंकि वर्ड्स या ये स्पोकन हमने बोले होंगे या ये हमने लिख कर भेजे होंगे। अच्छा जनाब, वर्ड्स रिटन हो सकते हैं या वर्ड्स स्पोकन हो सकते हैं। अच्छा जनाब, implied offer, when offer is not communicated expressively but communicated by conduct or circumstances of the case, सिचुएशन ऐसी बन गई कि इसका यही मतलब था, then offer is called implied offer। वही एयरपोर्ट वाली एग्जांपल। नहीं, एडवर्टीजमेंट तो वर्ड ही है ना, वर्ड है, हमने एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी हो जिसमें वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए। नहीं, सैंपल मैं समझा नहीं, सैंपल बेस से मुराद आपकी? नहीं, वो उसमें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना। सैंपल का तो मतलब है फ्री, हम चीज आपको बांट रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ। कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी है जिसमें कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा, बट आप इंड्यूस हो गए कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो ज्यादा उधर जाने की बजाय, अभी और मैं एग्जांपल इसकी देने लगा हूं, यहीं से आपको समझ आ जाएगी।
जैसे आप 5 स्टार, ये एक कोई बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी नहीं है लेकिन एक पुरानी रिवायत है कि 5 स्टार होटल्स के अंदर इस तरह एक चेयर बनी हुई होती है, आप वहाँ जाके बैठ जाएं, यहाँ एक शू शाइनर बैठा हुआ होता है, वो आपके शू पॉलिश कर देता है। अब तो मशीन्स लग गई हैं, चले ये ज़रा बिहेवियर ह्यूमन बेहतर हो गया, लेकिन बहरहाल अभी भी ट्रेडिशनली ये हमें नज़र आता है। आप जाकर चेयर पर बैठ गए, उसने शू पॉलिश करने शुरू कर दिए। आपका चेयर पर बैठना, उसका वहाँ बैठे होना ऑफर था, आपका चेयर पर बैठ जाना एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है ना, वर्ड कोई नहीं एक्सचेंज हुए। और हो सकता है कोई एक बंदा हो जरा थोड़ा कंजूस हो, तो जाके पूछे हाँ भाई कितने पैसे लोगे। अब ये इन दो के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ? एक्सप्रेस हुआ है। सिर्फ यानी ये नहीं है कि देखना ये हमने उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या सर्कमस्टांसिस से नतीजा निकला है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वही बस स्टॉप वाली एग्जांपल आ गई। तो ये बाय एक्शन और सर्कमस्टांसिस, वहां से पता चला कि भाई इसने ये ऑफर करवाई थी और इसने ये एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा जनाब, टू होम मेड, वो कहते हैं ऑफर जनरल भी हो सकती है और ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकती है। पहले हम स्पेसिफिक से बात करते हैं, इससे शुरू करते हैं। ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और असर्टेन्ड पर्सन। मैं जो ऑफर करवा रहा हूं ना, किसी एक बंदे को करवा रहा हूं। जैसे कि बकरा ईद पर आप बकरे खरीदने जाते हैं ना, अब दो लोग आपस में, बकरा बेचने वाला और बकरा खरीदने वाला, वो आपस में बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो कहता है जी 1.5 लाख का है, वो कहता है जी 25,000 लेने हैं। ठीक है ना, वो अब शुरू तो ऐसे ही कर रहे थे ना, अब चलते चलते वो करीब पहुंच गए। वो कहता है जी 75,000 दे दो, वो कहता है नहीं 90,000 देने। एक बंदा साथ खड़ा पैसे निकालता, कहता है यार ये लो 90,000 मुझे दे दो। क्या ये देने देगा जो इतनी देर से बार्गेनिंग कर रहा था? नहीं देने देगा ना। वो कहेगा तुम कौन हो भाई, बार्गेनिंग तो हमारी चल रही है। चलो वो तो एक अलग कहानी है, वो तो उनकी फिल्म है ना, हम तो अभी जरा इसे समझने के लिए कह रहे हैं कि वो फौरन से दोनों लोगों को ये सेंस है कि यार हम इससे तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, इसको तो ऑफर थोड़े करवा रहे हैं कि इसने एक्सेप्ट कर ली। पहले बात याद रखें, जरा जुमला सुने, ऑफर होना जरूरी है एक्सेप्ट करने के लिए। यानी ये वाला जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं ना, कि एक ऑफर आएगी, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो प्रॉमिस हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है पहले ऑफर आए और फिर आप एक्सेप्ट करें। बाद दफा हम दोनों लोग ना एक ही बात कह रहे हैं। मतलब फर्ज करें कोई ऐसा लम्हा है, एक ही वक्त में मिस्टर ए ने वो मैसेज भेजा उसको, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। मैं अज्यूम कर रहा हूं उसी टाइम मिस्टर बी ने एक मैसेज भेजा मिस्टर ए को कि वुड यू लाइक टू सेल योर हाउस फॉर ₹10 मिलियन। प्रॉमिस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई नहीं? ये तो दोनों की तरफ से ही ऑफर है। इसमें तो रिदम होना था, एक बंदे की ऑफर होनी चाहिए थी, दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट कर रहा होता। बाद दफा मैं वही चाह रहा हूं जो आप मुझे ऑफर करवा रहे हो, लेकिन नहीं, उसूल ये है पहले ऑफर आएगी फिर एक्सेप्टेंस होगी। और जिसको ऑफर कर, अगर ऑफर स्पेसिफिक नेचर की है तो जिसको करवाई गई है वही एक्सेप्ट करेगा। मसलन वही कामरान और नोमान वाली बात, कामरान ने नोमान के लिए ऑफर भेजी है, नोमान के अलावा कोई और इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता। और बाज दफा होगा हम कहें यार हमें नोमान से क्या लेना भाई, हमने तो घर बेचना है ना, तो बाद दफा फिर उस ऑफर को क्या कहते हैं? जनरल ऑफर, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। कोई भी एक्सेप्ट कर ले भाई, जो पहले एक्सेप्ट कर लेगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर तो ऑफर इस नेचर की है कि कोई भी एक्सेप्ट कर ले, जैसे बाद दफा किसी जगह बिडिंग हो रही है और आप सब लोग इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, बिडर बैठे हुए हैं, हम बता रहे भाई इसकी ये बिडिंग प्राइस है, अब आप में से कौन लेना चाहता है? तो ये ऑफर सबके लिए थी, जो पहले एक्सेप्ट कर लेगा उसका और हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि ऑफर कैसे चल रही है।
लेकिन वो जो ईद के मौके की हम बात करें वहां 1-to-1 बार्गेनिंग हो रही है। वो वाली ऑफर कौन सी चल रही है? स्पेसिफिक ऑफर चल रही है। एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। अगर ऑफर में कोई कंडीशन लगी हुई है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो भी परफॉर्म करेगा उसकी ऑफर क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। इट इज कंटिन्यूइंग ऑफर अंटिल विड्रॉ। ये ऑफर आमतौर पर कंटिन्यूड है जब या मैं उसको विड्रॉ कर लूं, ठीक है ना, या उसको विड्रॉ कर लूं, अदरवाइज ये ऑफर कंटिन्यूड है। कोई भी पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑफर है, जो पहले आ जाएगा उसकी ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ऑफर को देखने का एक स्टाइल क्या है? जर्नल वर्सेस स्पेसिफिक। और एक स्टाइल क्या है? इंप्लॉयड वर्सेस एक्सप्रेस। ठीक है ना? यही बात हम कर रहे थे कि भाई जो ऑफर है उसको हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो ये चारों बातें हमें समझ आ रही। हाउ मेड के एंगल से एक्सप्रेस वर्सेस एम्प्लॉयड, और होम मेड के एंगल से जर्नल वर्सेस स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा जनाब, अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब हम कह रहे हैं कि यार मैं कोई भी बात कह दूंगा तो वो ऑफर हो जाएगी, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं है। ऑफर को ऑफर बनने के लिए देयर आर सम कंडीशंस, एसेंशियल्स, यानी किसी ऑफर में ये क्वालिटीज मौजूद होंगी तो वो ऑफर बनेगा, अदरवाइज वो ऑफर नहीं बनेगा। वो कंडीशन क्या? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर? ठीक है ना? इसका मतलब है ऑफर वैलिड भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है। वैलिड कब होगी? जब ये एसेंशियल्स पूरे होंगे। नंबर 1, 2%, कम से कम 2 लोग ऑफर में शामिल हो। ये ना आप अपने आप को ही ऑफर करवा रहे हो, ठीक है ना, कि जी जाहिद कभी तुमने घर खरीदना? कहता हाँ जी खरीद रहा है। कहता कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना? तो कहता नहीं ऐसे नहीं, एटलीस्ट 2 लोगों के दरमियान ये बात हो रही होगी। नंबर 2, सर्टेन एंड डेफिनेट, यानी जब आप किसी चीज की ऑफर करवा रहे हैं तो सामने वाले को ये सर्टेनिटी से पता चले आप किस चीज की बात कर रहे हैं। मतलब एक शख्स के पास 2 गाड़ियां हैं, वो कहता है भाई आप मेरी गाड़ी खरीदोगे 25 लाख की। अब ये बात सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है, पता नहीं मैं गाड़ी ए की बात कर रहा हूं या गाड़ी, मैं हो सकता है अपनी तरफ से गाड़ी ए की बात कर रहा हूं और आप अपने ध्यान में गाड़ी बी सोच के बैठे हो। तो ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि सर्टेन नहीं है। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। और तीसरी बात वही, अगर कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है तो इंटेंशन कौन सी होनी चाहिए? वही लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। कम्युनिकेशन, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर एक्सेप्टेंस। वो वाली एग्जांपल नहीं। तरतीब क्या है? पहले ऑफर जाएगी फिर दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एम्प्लॉयड में कम्युनिकेशन होती है ना जेस्चर से, जेस्चर से कम्युनिकेशन होती है। और ऑफर करवाने का मकसद क्या हो? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे की रजामंदी हासिल करना। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर आ गया जनाब कंडीशनल। क्या ऑफर में हम कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या नेगेटिव कंफर्मेशन हो सकती है? अभी एक्सप्लेन करते हैं। इनविटेशन और ये 4-5 बातें अब हम 1 by 1 चलते हैं जनाब। 2%, फॉर ए वैलिड ऑफर देयर नीड्स टू बी 2%। फॉर ए वैलिड ऑफर देयर नीड्स टू बी, अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू, कोई बंदा अपने आप को ही ऑफर नहीं करवा सकता। अच्छा जनाब, नंबर 2, सर्टेन एंड, a valid offer is one which is certain and definite. No contract can come into existence if the offer is uncertain.
ठीक है, अनसर्टेन में वही बात आ गई, 2 हॉर्स थे, 2 गाड़ियां थी, 2 घर थे, पता नहीं चल रहा किसकी बात हो रही है। ठीक होगी। तीसरी आ गई कॉन्ट्रेक्चुअल, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ, वही लीगल इंटेंशन। कम्युनिकेशन, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अगर आपको ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुई तो फिर आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मसलन एक शख्स है, उसका कोई पालतू बिल्ली थी, कोई जानवर था पालतू, वो बिल्ली मिल नहीं रही है, वो परेशान हो रहा है, तो 2-3-4 मुलाजिम घर में मौजूद हैं। वो कहता है यार भाई, तुम्हारे में से जो भी ढूंढ के लाएगा ना, उसे मैं 20,000 रुपया इनाम दूंगा। 4 लोग बैठे हुए, उन्होंने ढूंढना शुरू किया, अब मिल ही नहीं रही बिल्ली। शाम को देखा तो एक हमसाया बिल्ली पकड़े आ रहा। उन्होंने देखो यार, अच्छा ये ले आया, 20,000 तो इसके हो गए। वो गया, उसने जाके बिल्ली पकड़ा दी। बाहर आया तो उसने कहा हाँ भी मिठाई खिलाओ। कहती किस चीज की मिठाई खिलानी? कहता तुम्हें 20,000 मिले। कहता कौन से 20,000? कहता नहीं नहीं, इन्होंने तो ऐलान कर रखा था कि जो बिल्ली लेके आएगा उसको 20,000 रुपए मिलेंगे। वो बंदा वापस चला गया। तो मैं कह रहा हूं मेरे 20,000 तो दे दो इनाम। वो जो बंदा जिसकी बिल्ली गुमी थी, उसने बीला पड़ा हुआ था। उसने कहा कौन से 20,000? मैं कहा यार मैंने तुम्हें ऑफर करवाई थी। तो नहीं। कहता जब तुमने बिल्ली उठाई है तुम्हें पता था कि मैंने 20,000 का ऐलान किया हुआ? कहता नहीं। कहता फिर एज पर लॉ तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट होने के बाद वो एक्शन किया जाता तो फिर आप इनाम के मुस्तहिक होते। अगर ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुई तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो अगर आपके पास ऑफर नहीं है, आपने वही काम कर दिया है, तो आप लीगली हकदार नहीं हुए। ठीक है ना? द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। इन केस एन ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन लेटर रीचेस। वो कहता है अगर डाक से भेजी है तो जब उसको लेटर मिल गया, इसका मतलब है ऑफर क्या हो गई है? कम्युनिकेट हो गई। इसको हमने थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ना है, अभी शायद कल या परसों के लेक्चर में वहां पहुंचेंगे। एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। कम्युनिकेशन वर्ड से भी हो सकती है, कंडक्ट भी हो सकती है, लेकिन हम यहां यह बात समझ रहे हैं कि पहले ऑफर कम्युनिकेट होगी तो फिर हमारा आपस में कोई एग्रीमेंट होगा। क्लियर होगी बात? ये वही छोटी छोटी एग्जांपल है, आपको समझ आ जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू obtain the consent या assent जिसको बोल रहे हैं हम, दोनों लफ्ज ठीक हैं। consent of the other person to propose act or abstinence. propose act Kamran and Noman, abstinence Ramla Kamla, to do something or not to do something. Conditional, an offer may be subject to some, it is on the sole discretion of the person to whom such offer is made, either accept or a conditional offer lapse when condition is not accepted. वो कहते हैं असल में ऑफर किसे कहते हैं? जो एज इट इज एक्सेप्ट की जाएगी, यानी अब आपने क्या बोलना, यस या नो। लेकिन अगर मैंने एक कंडीशन लगाई और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे बात तो कबूल है, मतलब मैंने कहा विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million पेएबल इन कैश, पेएबल इन कैश। सामने वाले ने कहा यस आई एम विलिंग टू परचेज योर हाउस बट पेमेंट विल बी थ्रू चेक। तो कह रहे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अभी। ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। अब नॉर्मल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। तो फिर लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है कि अगर आप सामने से कंडीशन के अगेंस्ट कोई अनदर कंडीशन लगा दें
तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं काउंटर ऑफर। क्या लफ्ज बोल रहा हूं मैं? काउंटर ऑफर। अब क्या हुआ, अब वो जो उसने मुझे ऑफर दी थी ना, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million पेएबल इन कैश, मैंने कहा आई एम विलिंग टू परचेज योर हाउस बट पेमेंट विल बी थ्रू चेक। उसकी जो ऑफर थी ना वो खत्म हो गई, लैप्स हो गई है। लैप्स का मतलब है खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई है। और जो मैंने उसे जवाब दिया है ये मेरी तरफ से ऑफर बन गई। अब वो यस करे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो यस ना करे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब जरा यहां एक लॉ का बारीक सा नुक्ता समझते हैं। जब भी हम काउंटर ऑफर दे दें तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाती है। मसलन हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, जब एक शख्स ने कहा जी ये चीज 20,000 रुपए की है, आपने कहा नहीं यार 18,000 लेने हैं, वो 20 वाली ऑफर लैप्स हो गई। वो कहता नहीं, अब कहता चल ये लो 20,000, वो कहता नहीं हम आपको देने नहीं। अगर वो ये कह दे तो वो लीगली बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जब जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दे दी ना तो ओरिजिनल ऑफर अब एग्जिस्ट, तो फिर रियल लाइफ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो जाता है कि आपने काउंटर ऑफर दी, फर्ज किया मैंने कहा यार 20,000 रुपए की चीज है, मैंने कहा नहीं 18,000 ले लो, वो 20 वाली ऑफर खत्म हो गई। अब आप मुझे ऑफर करवा रहे हो 18,000 की, अब मैं एक्सेप्ट कर लूं तो असल में आप ऑफरर बन गए और मैं ऑफरी बन गया, क्योंकि अब आप इनिशिएट आप कर रहे हो। मैंने फिर काउंटर ऑफर दिया, मैंने कहा नहीं यार 19,000 का लेना, अब आपकी 18 वाली लैप्स हो गई है। ऐसे हम निगोशिएशन करते करते किसी एक बात पर पहुंचते हैं और हम सिर्फ उसको यस कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहां जो समझने वाली बात है वो सिर्फ एक है, क्या? अ कंडीशनल ऑफर लैप्स व्हेन कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। और एक दूसरा जुमला, एन ऑफर इज लैप्स व्हेन देयर इज अ काउंटर ऑफर। ठीक है ना? अगर कोई कंडीशन लगी हुई और आपने उसको चेंज किया तो भी ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गई, ये काउंटर ऑफर बन गई है। और अगर कंडीशन नहीं है, वैसी बार्गेनिंग की बात है, तो तब भी ओरिजिनल ऑफर क्या हो गई है? लैप्स हो गई है। अच्छा जना, नेगेटिव कंफर्मेशन, वो कहते हैं क्या हम ऐसे भी एक्सेप्टेंस कर सकते हैं कि हम नेगेटिव कंफर्मेशन कर लें? मसलन मैंने आपको ये बात लिखी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, इफ नो communicate within 3 days, otherwise I will assume you have accepted my offer। कि भाई तुम 1 करोड़ का घर खरीदोगे, अगर नहीं खरीदना तो मुझे 2 दिन में बता दो, वरना मैं अज्यूम करूंगा तुमने खरीद लिया, मेरा तुम्हारा सौदा हो गया। लॉ कह रहा नहीं 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 नहीं, ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं करवा सकते आप। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंफर्मेशन, यानी अगले की खामोशी को आपने एक्सेप्टेंस बना दिया है। नहीं, वो कहता है ऐसे नहीं, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एक्सेप्टेंस। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, बस यहां रुक गए और अब वो कही यस आई एम विलिंग टू परचेज। एन ऑफर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, दैट इज इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, then it will be presumed to be have been accepted। तो कहते ये तरीका नहीं है, बल्कि आप सामने वाले को ऑफर करवाएं, वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करे। नेगेटिवली एक्सेप्टेंस काबिल कबूल नहीं है। मैं कहने लगा था कि तुम्हारा ध्यान उधर ही जा रहा है, मुझे तुम्हारी आंखें बता रही कि वो जो खामोशी को नीम रजामंदी समझते हैं ना, वो उधर नहीं ले जानी बात। ठीक है ना? नहीं, ये तो टाइम फ्रेम आ गया ना। किसी ऑफर का हम टाइम भी तो दे सकते हैं ना कि ये ऑफर कब तक वैलिड है। जैसे सेल लगती है, वो कहता है जी 23 मार्च की सेल है, या 3 दिन के लिए सेल है, या अभी हम वो RSL कर रहे थे राइज में, ठीक है ना, तो जी इस तारीख के लिए ये एक बात है। ये ऑफर तो आप टाइम के साथ तो बाउंड कर सकते हैं ना।
ये तो बात हो रही है कि हम ये कहें मसलन ऐसे, ये समझाने के लिए मैं ऐसे करता हूं। आप सब लोग बी लॉ पढ़ रहे हो, बी लॉ की पेयरिंग सी लॉ के साथ होनी है। हम ये कहें कि जनाब आप सबका एडमिशन सी लॉ में हो गया है, अब जिसने नहीं एडमिशन लेना वो काउंटर पे जाके बता दे, और ये बात क्लास में अनाउंस करके हम आपके अकाउंट्स में रिसीवेबल डाल दें सबसे सी लॉ की फीस। थोड़े दिनों बाद फिल्टर लगाएं, कहें भाई निकालो पैसे। लॉ करे नहीं नहीं यार ऐसे ये वाली ड्रामेबाजी नहीं कर। नेगेटिव कंफर्मेशन, हाँ ये कर सकते हैं कि बेटा सी लॉ का एडमिशन हो रहा है, फिर सीट नहीं मिलेगी, अब आप ले लो, ये तो पॉजिटिव कंफर्मेशन है ना, ये तो किया जा सकता है। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं ली जा सकती कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं भाई आप सबका एडमिशन सी लॉ में हो गया है, अब अगर किसी ने नहीं लेना तो जमील साहब को बता दो। लो जमील साहब सुनते हैं, आज समझ आ रही ना। लॉ ये वाली बात कह रहा है कि ऑफर हमेशा पॉजिटिव जाएगी और कंफर्मेशन भी हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ओके, यहां से हमने एक बात और शुरू करनी है, लेकिन हम यहां रुकने लगे। ये वाला कॉन्सेप्ट कल शुरू करेंगे। यहां तक के कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। नंबर 1, 2%। देयर मस्ट बी, मतलब एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं करवा सकता, ठीक है ना, खुद ही ऑफरर हो गए और खुद ही, ऐसे नहीं हो सकता। सर्टेन एंड, मतलब कोई एम्बिग्विटी ना हो, ठीक है ना, पता चले हम किस, यानी सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। इसका उसूल क्या निकला? सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। और हमारा इंटेंशन क्या हो? टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर कहां तक पहुंचना है? कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है। जी बेटा, कौन सी? नहीं, वो तो हम कह रहे थे ना कि हमने कहा था, वो हमने समझने के लिए एक बात की है, वो तो प्रॉमिस था ना सिर्फ, अभी उसमें तो कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें तो कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व नहीं थी। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, कम्युनिकेशन, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर एक्सेप्टेंस। ये नो एक्सेप्टेंस पहले हो गई हो और कम्युनिकेशन बाद में हो गई। नहीं, इंप्लाइड के लिए भी, इंप्लाइड के लिए भी। अच्छा, इंप्लाइड में तो सिचुएशन ऐसी होगी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा ना, कि जाहिर है आप जेस्चर से ले रहे हैं, तो पहले एक बंदे का जेस्चर आएगा तो आप एक्सेप्टेंस लेंगे ना। मतलब वो कुली आया, उसने ट्रॉली पकड़ी तो आपने ट्रॉली छोड़नी है ना। इसमें तो आप कहें कि जी मैं खड़ा हूं, मैंने सोच लिया था कि तुम ही लेके जाओगे, वो कह जी खड़े रहो, फिर सोच रहे हो तो सोचते रहो, मैं तो नहीं लेके जा रहा। इसका मतलब है ज्यादातर ये सिचुएशन कहां होगी? एक्सप्रेस में ही होगी। इंप्लॉइड तो है ही थ्रू सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, थ्रू सर्कमस्टांसेस। जैसे आप मरी चले गए या किसी भी इस तरह नॉर्दर्न एरियाज में चले गए, आप रात को होटल पे रुके और रात को खूब स्नोफॉल हुआ, जब सुबह आए तो गाड़ी बिल्कुल आपकी पैक हो गई है बर्फ में। अब वो जो लोकल्स हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, वहाँ के लोकल्स का यही जरिया माश है। आप सुबह आए तो वो फौरन होटल के लोग और या और कोई लोकल्स आ गए, उन्होंने आकर बर्फ हटानी शुरू कर दी। अब उन्होंने बर्फ हटा दी, आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप चलने लगे तो कह रहे भाई पैसे निकालो। अब आप कह रहे भाई कौन से पैसे? मैं तो समझा तुम नेकी का काम कर रहे थे सुबह सुबह भाई। यहां लॉ ये बता रहा है कि नहीं यार, ये सिचुएशन बता रही थी कि टूरिस्ट प्लेस के ऊपर ये वाला काम ऐसे हो रहा होता है। सिचुएशन बता रही थी, इंप्लाइड बाय सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। लेकिन यही काम आप फर्ज किया मक्का मुकर्रमा में तवाफ कर रहे हैं, तो आजकल तो और हालात जरा टाइट हुए हैं, तो वहाँ जो थोड़े ज़ईफ लोग होते हैं, चल नहीं सकते हैं, वो व्हील चेयर के ऊपर भी तवाफ़ करा रहे हैं। तो कोई उनका बेटा, भाई, बहन, कोई भी तवाफ़ करा रहे। वहाँ कुछ लोग सवाब कमाने के लिए किसी को ऑफर कर देते हैं कि मैं आपकी ये ड्राइव कर देता हूँ।
अब सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं बंदा। मैंने अपनी वालदा के साथ हज किया, मैंने उन्हें सारा हज जो है व्हील चेयर पे करवाया और इस तरह से मामला चले। फिर वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं जब भी जाता हूँ तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई बूढ़ी खातून मिल जाए और मैं ड्राइव करूँ और मैं वो याद ताज़ा करूँ कि मैं अपनी माँ के साथ ऐसे ही हज कर रहा था। तो क्या ये सर्कमस्टांसेस क्या बता रहे हैं? यहां यानी इंप्लाइड में सर्कमस्टांसेस बताएंगे कि ये काम कैसे हो रहा है। जैसे आप सिग्नल पर रुके तो एक बच्चा आ गया वो स्क्रीन साफ करने के लिए। सर्कमस्टांसेस क्या बता रहे हैं? ये बच्चा सवाब कमाने के लिए खड़ा है, सवाब कमाना चाहता है? नहीं, वो बेचारा कुछ आपसे पैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, रिवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। अब आपने सारी स्क्रीन साफ करवा ली, उसे मना नहीं किया और बाद में कह रहे मैंने तुम्हें कहा था। लॉ ये वाली बात को हैंडल कर रहा है कि नहीं नहीं, सर्कमस्टांसेस आपने अगर उसको स्क्रीन साफ करने दी है, उसका आना इंप्लाइड ऑफर था, आपका मना ना करना इंप्लाइड एक्सेप्टेंस था, अब इसको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यही वाली बात अगर आप टोटल के पेट्रोल पंप से फ्यूल ले रहे हैं तो वहां भी एक बंदा आ गया, उसने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, करते हैं यार, ठीक है ना। और अब वो आ गया, अब ये कंपनी की तरफ से आदमी खड़ा हुआ है, ये ऑफर नहीं थी, आपका करवा लेना एक्सेप्टेंस नहीं थी। हाँ, एहसान अभी भी है कि आप इसे भी थोड़ी सी टिप दे दीजिए, लेकिन ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं थी। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस विल डिफाइन कि ये तो कंपनी ने एक कम्प्लीमेंट्री आपको एक सर्विस देने के लिए एक बंदा खड़ा किया हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। हाँ, एहसान का तकाजा ये है कि उसे भी 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए दे दें तो कोई क़यामत नहीं आ रही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यहां पर सिग्नल पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो असल में हालात को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हालात को देखेंगे और वहां से पता चला करेगा कि ये बात किधर जा रही है, जब हमारी इंप्लाइड वाली सिचुएशन होगी। तो जी, अगर आप मरी गई सर, आप पहली बार गए, अगर आपको पता ना हो कि ज़हन में ना हो, उसके ज़हन में हो, मरी पहुंच गए और ये पता नहीं है, आपके ज़हन में हो कि वो नेकी कर रहे हैं, उसके ज़हन में हो कि मैं जो है ना पैसे के लिए कर रहा हूँ, किस क्या होगा? सर्कमस्टांसेस का मतलब ये होता है कि एक आम आदमी, एक आम प्रूडेंट आदमी, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं प्रूडेंट आदमी। प्रूडेंट का मतलब होता है आम अकल रखने वाला आदमी, उसे समझ आए कि यार इस हालात में क्या हो रहा था। नहीं नहीं, वो तो आपको पता, मरी वाले बड़े तेज लोग हैं, वो तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो बात भाई कर रहे हैं ये है कि जब ऐसे हुआ। अच्छा, एक बात और हमने समझनी है लॉ में, हम जो सारा लॉ पढ़े ना, अभी बार बार आपको ना ये जहन में ख्याल आया करेगा, फिर बार बार मैं इसके जवाब भी दे सकता हूं, लेकिन मैंने आपकी हैबिट बनानी है, बार बार मैं आपको उसका एक ना बुरा सा जवाब दिया करूंगा, हालांकि उसका अच्छा जवाब भी दिया जा सकता है। मसलन बच्चा कहेगा सर ये साबित कैसे होगी बात, तो एक पॉइंट समझें, हम लॉ की रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। यहां पर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लॉ पढ़ रहे हैं ना, हम देख रहे हैं इस सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, साबित कैसे करना है ये एक अलग साइंस है, ये हमें नहीं पढ़ाई जा रही, ये वकील हजरात पढ़ते हैं। मसलन मैं एक बात है, लॉ ये कह रहा है, लेकिन मैं साबित कैसे करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं है, फिलहाल हम साबित करने वाला इल्म नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझ आई ना। जैसे यही डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, जैसे ये भाई कह रहा है कि यार उसे नहीं पता था, तो मामला कहां जाएगा, अदालत में जाएगा ना। अब वकील साबित करेंगे, वो कहेगा नहीं जी इसे पता था, इसे पता होना चाहिए सर, ये समझदार आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसे कैसे नहीं पता था। होटल के बाहर एक अगर आके कोई बंदा कर रहा है तो वो तो खड़े ही ऐसे थे, इस तरह की बातें हो रही होंगी, ठीक है ना। यानी हम कोई बात साबित कैसे होगी अभी ये वाली गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि भाई अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, फिर क्या हम ऑफर करवाते हुए कोई कंडीशन लगा सकते हैं? तो पता चला जी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या सामने वाला उस कंडीशन को चेंज कर सकता है?
यस कर सकता है, उसकी डिस्क्रिशन है, वो चेंज करेगा तो क्या होगा, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगी। अब जो सेकंड कंडीशन आपकी तरफ से लग के आई है, अब मेरी डिस्क्रिशन है, मैं उसे एज इट इज एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट कर दूं, ठीक है ना। फिर जनाब और क्या आ गया, कंडीशनल ऑफर आ गई थी। चलें कल इंशाल्लाह ताला यहां से फर्दर आगे चलेंगे। जी क्या करें, क्लास के लिए आपका गैप है कोई बीच में? नहीं, सब लोगों का गैप है। जो बच्चे मेरे पास टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उनका गैप आ रहा है। नहीं, जो सर इमरान से पढ़ रहे हैं उनका नहीं आ रहा होगा ना। नहीं, सर इमरान की टेस्ट की क्लास 8 बजे ही शुरू होती है, तो फिर कैसे गैप आ रहा है? नहीं, अच्छा, क्या अगर हम 8 से 9 क्लास करते हैं, लेट्स अज्यूम, तो कितने बच्चों का कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं, अच्छा, 8 से 8:45 तक पढ़ते हैं, तो फिर कितने बच्चों का कोई प्रॉब्लम आएगा? फिर भी प्रॉब्लम आएगा। 8 से 9 लेक्चर है ना आपका। अच्छा, एक मिनट, सजाद का तो है ना 45 से, और डॉक्टर इमरान साहब का है 8 से, और मेरा है 9 से। ये 3 वैरायटियों ने तंग किया हुआ है ना। अच्छा, ये मसला तो सिर्फ इन 2-3 दिन का है जो रमजानुल मुबारक के दिन है। इसके बाद तो टेस्ट शुरू हो जाएंगे ना, रोज आपका एक टेस्ट है, तो जिसका जहां गैप है वो उसी टाइम पे जाके टेस्ट दे देगा, उसका गैप तो खत्म हो जाएगा ना। बेसिकली ये गैप नहीं है, आपने हर रोज एक टेस्ट तो देना है ना, तो वो उस टाइम पे आप टेस्ट रूम में जाके टेस्ट देंगे बेसिकली। लेकिन क्योंकि अभी रमजानुल मुबारक में टेस्ट अभी शुरू नहीं हुए, इसलिए आपको ये थोड़ा सा गैप फील हो रहा है। इस गैप को रिड्यूस करने का तरीका, अर्लीस्ट बच्चे कब क्लास में जा रहे हैं? नहीं, 8 भी जा रहे हैं ना, डॉक्टर साहब की क्लास 8 बजे। इमरान साहब का कौन कौन पढ़ रहा है? वो मैं अक्सर नहीं हरगिज़ नहीं है, डॉक्टर साहब की अपनी एक बात है, उन क्या बात है, बड़े ज़बरदस्त टीचर है वो। और बल्कि जब टेक्स्ट में कोई भी शख्स टेक्स्ट का स्टार नहीं था, तो डॉक्टर इमरान साहब वाज द स्टार। इन्हें देखकर ये पता चला कि यार अच्छा, टेक्स्ट का टीचर भी स्टार टीचर हो सकता है, ठीक है ना। तो वो ये तो कभी भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब हम करंट हालात में क्या कर सकते हैं? सब्र कर सकते हैं हाँ, कुछ ना करें, है ना। बस हम एक काम कर सकते हैं कि हम आपको 7 बजे आप आ रहे हो ना, हम उसे कहें 7:15 आ जाएं आप। हम ये 15 मिनट आपको सुबह टाइम दे सकते हैं आने के टाइम पे, हैं? चंद दिन की बात है। वैसे तो मैं कल भी, परसों मैं जब आपकी क्लास शुरू हुई जब भी कह रहा था, और कल भी एक जगह कहीं बैठा हुआ था तो वहाँ ये बात हो रही थी कि ये खासा सीए की तालीम का ही है कि आप 7 बजे यहाँ पहुँचे होते हैं माशाल्लाह सारे के सारे, और गुड 97% बच्चा मेरे आने से पहले क्लास में बैठा हुआ। ये सीए का ही खासा है, ठीक है ना। जब हम किसी आम जगह पर बात करते हैं तो कोई दोस्त कोई वो कहता है तुम लोग पागल हो या वो बच्चे पागल हैं तो इसका जवाब वही है कि सारे पागल हैं, ठीक है ना। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इसका मतलब 7 बजे ही मुलाकात होगी, यही तय हुआ ना, 7 बजे ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला।